क्या इससे पहले आपने किसी भी सरकार की 70 सालों में सुना है कि किसी ने कहा हो कि आप स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कम कीजिए पेट्रोल डीजल पे? क्यों इनके बाद आने के बाद ये नई नई चीजें इश्यू हो रही हैं? क्यों ये आने के बाद नई नई देश के इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं? जो 70 सालों में नहीं हुआ वो कर दिया इन्होंने। देश को बनाने की बात करी थी, बनाना तो छोड़िए, जो 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों में देश की धरोहर बनाई थी उनको बेचने का काम इस सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों खूब चर्चे में बनी हुई है, चाहे उनके बयानों की वजह से हो या फिर उनके तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रहे हैं। पक्ष में जो सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार उन पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के स्पोक पर्सन अनुज अत्री जी मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सौगंध टीवी पर। धन्यवाद आपका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के बड़े नेता हो, प्रियंका गांधी हो, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर पवन खेड़ा हो, सबने हरी झंडी दिखा दी, कह दिया एक बहुत बड़ी सफल यात्रा है। वाकई में सफल यात्रा है या अभी भी असफल ही है? मुझे लगता नहीं कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लगे कि यात्रा की सफलता पे कहीं कोई संशय हो। जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू करी थी कि भारत जोड़ो इसलिए क्योंकि जो नफरत का माहौल और डर का माहौल देश में फैला करके देश को बांटने का काम किया जा रहा है। आज बहुत आवश्यकता है कि देश को एकजुट रहना। देश एकजुट रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। हम लोग आपस में जो हमारा आपसी भाईचारा था, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की जो हमारी मिसालें पेश की जाती थी, वो कहीं ना कहीं उनको खंड खंड करके उनको बिखराव की स्थिति में ला दिया है। साथ साथ जो हमारा आर्थिक रूप से देश को हमारे को जो है कमर तोड़ दी गई है, उसको भी खंड खंड करके उसको विभाजित कर दिया गया है। आर्थिक रूप में लोगों में एक बहुत बड़ा एक गैप डाल दिया गया, विभाजन की एक बहुत बड़ी लाइन डाल दी गई है। जो पैसे वाले हैं, जो चंद इनके पूंजीपति मित्र हैं, उनको बहुत अधिक पैसे वाला इतना बना दिया गया है कि विश्व के बड़ी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है हमारे देश का कोई ऊपर पहुंचे। लेकिन आप जो नीचे के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब तबका है, उनको इतना नीचे कर दिया है कि वो लोग अपना आजीविका उनको चलाने के लिए बहुत समस्या आ रही है। तो उस चीज़ को जोड़ने के लिए कि ये इतना गैप वाला देश हमारा कभी नहीं रहा, ना हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। साथ ही और अन्य विषय हैं कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, गरीबी है, इन सब के विषय में जो लोगों को तोड़ने का काम, लोगों की कमर तोड़ने का काम, बांटने का काम है, वो सब जोड़ने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा शुरू करी थी। 3000 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा नहीं चल पाएंगे, 4 दिन नहीं चल पाएंगे, कन्याकुमारी से चलेंगे। अभी केरल है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ रिस्पांस मिल रहा है, इस तरह की बातें लगाई गई। फिर तमिलनाडु आए तो चलिए ठीक है, तमिलनाडु में अभी साउथ में हैं तो चल जाएंगे। अभी कर्नाटक आएंगे तो वहाँ पिट जाएगी यात्रा। कर्नाटक में और उससे अच्छा रिस्पांस मिला, चलिए कोई बात नहीं। फिर ये कयास लगाया कि अभी तो कर्नाटक है, अभी जैसे ये महाराष्ट्र पहुंचेंगे वहाँ तो बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिलेगा। जैसे जैसे एक एक प्रदेश आगे बढ़ते गए और भीड़ बढ़ती गई, महाराष्ट्र में और भयंकर इनको लोगों का उत्साह और साथ मिला। फिर ये आया कि अभी हिंदी बेल्ट पहुंचेंगे तो वहाँ तो बिल्कुल लोगों का जवाब नहीं मिलेगा। जहाँ कांग्रेस को खुद की पार्टी को जोड़ने की बातें करनी चाहिए, वहां भारत जोड़ने पे निकले हुए हैं। खुद ही तो सर कई तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी को उनका नेतृत्व करना चाहिए? और मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है प्रेसिडेंट, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी हर जगह छाए हुए हैं। खड़गे जी हर मौके पर साथ चल रहे हैं। निश्चित तौर पे वो पैदल यात्रा के लिए तो राहुल जी के नेतृत्व में ही चल रही है यात्रा, लेकिन खड़गे जी जहां जहां संभव होता है जाता है, जहां जहां सभाएं होती हैं वहां सभा में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। हर प्रदेश में जा रहे हैं। आपसे किसने कहा दिल्ली में रहे, हरियाणा में रहे, पंजाब में रहे खड़गे जी? लेकिन राहुल गांधी की तरह एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। पक्ष तो जो बीजेपी सरकार है वो बार बार यही आरोप लगाती आ रही है कि जो नाम के सिर्फ प्रेसिडेंट हैं, पूरा जो फैसला होगा वो तो भाई गांधी परिवार ही लेगा। देखिए, बीजेपी का काम है कुछ कहना, कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। वो जब तक कोई अध्यक्ष नहीं थे तो सोनिया जी अध्यक्ष रहीं तो उनको कमियां दिखाई देती थी। गांधी परिवार से हटके कोई नहीं बनेगा, राहुल जी ही बनेंगे। और अंत में जब खड़गे जी बन गए हैं, राहुल गांधी परिवार से हटके कोई बन गए, तो अब उनको ये लग रहा है कि ये तो नाम के बन गए, काम के नहीं बन गए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को तय करने दीजिए कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो किस काम के हैं या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी क्यों तकलीफ होती है? हमने तो नहीं उनको बोला कि उनके नड्डा जी रबर स्टैंप है। वहाँ तो 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी चलती है। उनका प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, किसी की इच्छा नहीं ली जाती वहाँ पर।
खड़गे जी तो बाकायदा चुनाव से एक एक कार्यकर्ता ने डेलीगेट के रूप में, मेरे जैसे व्यक्ति ने उनको वोट दिया है, मेरे वोट पे भी चुनाव हुआ उनका, यहाँ बाकायदा वोटिंग हुई है। आप बता दीजिए बीजेपी में कब हुई नड्डा जी के लिए वोटिंग? उससे पहले अमित शाह जी के लिए कब हुई? उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, कब उनके लिए वोटिंग हुई? अब नड्डा जी के बाद दोबारा उनका कार्यकाल सुनने में आ रहा है कि बढ़ रहा है। कहाँ, किससे पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है? अपनी वो देखते नहीं, पार्टी में उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, किसी से राय मशवरा लिया नहीं जाता। एक व्यक्ति और उनके साथ के दो जो टू मैन आर्मी है, वही जो तय करते हैं वही होता है। लेकिन ध्यान उनका कांग्रेस की तरफ रहता है। आप अपनी पार्टी में देखिए, आप बताइए कि आपके यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ तो तमाम सब चीज़ें फॉलो की जाती हैं और खड़गे जी का पूरा सम्मान है। खड़गे जी ने पूरी पार्टी में काम कर रहे हैं, पूरे देश के हर राज्य में हमारा संगठन चल रहा है। तो कितनी सफल आप कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सफल है ही है, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो कई बार ये आकर सामने कह चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी हर बार आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, उनके पास मुद्दे तो नहीं खत्म हो गए हैं सर। अब तक तो महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते थे, अब तो उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि मैंने खुद के अंदर राहुल गांधी को ही मार दिया। तो अपने अंदर भी राहुल गांधी को उन्होंने खुद ही मार दिया। देखिए, मुझे लगता है ये जो भाजपा और उनकी ट्रोल गैंग जिस तरह से बातें चलाती हैं, वो नहीं करना चाहिए। पूरा सुनना चाहिए, उनका इंटरव्यू पूरा सुना हो आपने तो आपको भी समझ में आ जाए किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा। राहुल जी ने जो बोला कि जो तुम राहुल गांधी की एक छवि बनाया करते थे, वो छवि मार दी गई है। ये दूसरे राहुल गांधी आपके सामने बैठी हैं, वो हैं जो जमीन पर चल रहे हैं, लोगों से एक एक गरीब व्यक्ति से मिलते हुए चल रहे हैं, उनको साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए चल रहे हैं और उनकी समस्याओं का क्या समाधान है उसको दिमाग में बनाते हुए चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका ये नया राहुल गांधी है। और जो छवि आपने बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो हमारे कुछ गोदी इनके जो मीडिया के जो हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं, उन लोगों ने जो जिस तरह से ट्रोल किया है, वो कह रहे वो सब मर चुका है। क्या ट्रोल किया है सर? आरोप लगा रहे हैं कि पेड मीडिया मेरे तरफ लाई गई थी मेरी छवि को खराब करने के लिए। तो क्या बीजेपी इतना बड़ा रोल अहम अदा करेगी, रोल निभाएगी कि सिर्फ राहुल गांधी की ही छवि खराब की जाए? कर ही रही है। देखिए, करेगी नहीं, कर रहे हैं। क्या वाला प्रश्न नहीं है, ये तो कर रहे हैं। बार बार बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक हजारों युवाओं की एक बहुत बड़ी एक आर्मी बना रखी है, गैंग बना रखा है। उनका काम सुबह से लेकर शाम तक ये है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने क्या नहीं बोला, वो भी देखना है। जो नहीं बोला उसको जोड़ मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाई जाती है और वो फिर सोशल मीडिया पे चलाई जाती है और उसके बाद फिर उसको ट्रोल किया जाता है। तो ये इसके लिए हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने बीते 8-9 वर्षों में खर्चे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। केवल और केवल उनका टारगेट राहुल गांधी जी की किस तरह से छवि को धूमिल किया जाए, कांग्रेस को किस तरह से टारगेट किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो करनी है, जो उनसे वायदे इन्होंने किए थे चुनाव में, जिन वायदों को लेकर के सरकार बनाई थी, उनसे किसी से सवाल ना पूछा जाए, जनता का ध्यान उन सवालों की तरफ ना जाए। केवल और केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पे ध्यान हटा करके रखें, ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करके रखें, सरकार की नाकामयाबियों की तरफ ना जाए। ये ना पूछा जाए कि 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों हो गई, आप तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने आए थे। ये ना पूछा जाए कि महंगाई क्यों बढ़ गई, आप तो पेट्रोल के दाम 50 रुपए करने के लिए। लेकिन सर, जब जयराम रमेश से ही सवाल किया जाता है कि आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, तो वो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए। तो फिर कांग्रेस के नेता भी तो मौका दे रहे हैं ना सर, बोलने का, पक्ष को सवाल करने का। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपको मोदी जी की जरा वो लाइन भी निकालनी चाहिए। सब आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक एक चीज उसमें है। उस समय भी ये बात आई थी, तब जीएसटी नहीं हुआ करता था, वैट हुआ करता था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ये बोला था कि हमसे कहा जा रहा है कि आप राज्य का वैट घटाइए। हम क्यों घटाएं अपना राज्य का वैट? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करना। और अब जब सरकार में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, केंद्र में आ गए, तो अब राज्यों से कहते हैं कि आप कीजिए। आप अपना स्टैंड तो स्पष्ट कीजिए। ये पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, तब आपने कहा था कि ये सेंटर का इशू है, निश्चित तौर पे सेंटर का इशू है। डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस ने तो एक बार भी स्टेट्स गवर्नमेंट से नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका स्टेक उसमें कम रहता है, सेंटर का इसमें रेवेन्यू ज़्यादा रहता है और सेंटर की ही जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो क्रूड ऑयल हमें इतने सस्ते दामों पर मिल रहा है। 2 साल कोविड का पीरियड निकला है, कच्चा तेल जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने थ्रो अवे प्राइसेस पे दिया है, फ्री में दिया है, लेकिन दाम नहीं घटाए गए। उसका मुनाफा किसकी जेब में गया है? क्या इस देश की जनता को अधिकार नहीं है? आपने तो वायदा किया था कि हम 50 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, जनता को देंगे, और आपने तो 100 पार करा दिया। उस दिशा में कर दिया कि जब क्रूड ऑयल सस्ता में मिलता था,
कांग्रेस ने तो उस समय भी 70 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया जब $150 क्रूड मिलता था। आपको $50 में मिल रहा है तो भी आपने 100 पे बचा दिया। तो जब अपने राज्य में आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां कम कर दिया जाए सर। वहां पर भी तो, राजस्थान में भी तो कई बार जो है वो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जब उनसे मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है रोजगार का तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो सवाल तो सर कांग्रेस पर भी उठता है ना, उनके नेतृत्व पर भी तो उठता है। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की तो केवल 2 राज्यों में, अब तीसरी हिमाचल में बनी है सरकार। क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप क्यों बीजेपी की अपने स्टेट्स में क्यों नहीं कम कर देते हैं? वहां पूछिए ना उनसे। इसलिए हम नहीं सवाल पूछते हैं क्योंकि ये तार्किक सवाल नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुतर्क वाला प्रश्न है। ये सेंटर का इशू है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कंट्रोल करना। क्योंकि हम भी जानते हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करते, हमें मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू शेयर जो आता है वो बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़ा शेयर आता है। तो सेंटर का इशू है ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम और अलग अलग प्रदेशों में हमें बांटना नहीं है। यही तो भारत जोड़ो का उद्देश्य है। ये खंड खंड में जो बांट रहे हैं देश को, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो सर पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई है, तब से ही भारत टूटा हुआ है क्या? आप बता दीजिए, इसी इश्यू पे बता दीजिए। क्या इससे पहले आपने किसी भी सरकार की 70 सालों में सुना है कि किसी ने कहा हो कि आप स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कम कीजिए पेट्रोल डीजल पे? क्यों इनके बाद, आने के बाद ये नई नई चीजें इश्यू हो रही हैं? क्यों ये आने के बाद नई नई देश के इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं? जो 70 सालों में नहीं हुआ वो कर दिया इन्होंने। देश को बनाने की बात करी थी, बनाना तो छोड़िए, जो 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों में देश की धरोहर बनाई थी, उनको बेचने का काम इस सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन सर कई बार देखा है राहुल गांधी को अंबानी, अडानी, आरएसएस, इन पर ही आजकल राहुल गांधी ज्यादा चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अडानी ने भी अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि राजीव गांधी जो हैं उन्होंने ही उनकी हेल्प करी, उनकी मदद करी थी। और फिर आरएसएस भी, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी के किसी भी उन पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। तो राहुल गांधी क्यों बार बार आरएसएस को लेकर आते हैं? उन्होंने हाल ही में ये भी कहा था कि ये लोग हर हर महादेव नहीं बोलते हैं, जय सिया राम से इन्होंने माता सीता को ही हटा दिया। तो क्या है कि कितने बड़े कद्दावर नेता हैं राहुल गांधी, खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देखते हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से ऐसी बातें आरएसएस को कहना क्या सही है? निश्चित तौर पे आवश्यकता है तभी बोल रहे हैं राहुल जी। कोई भी बात अनावश्यकता रूप से नहीं बोलते हैं, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए नहीं बोलते हैं। आरएसएस ने आज देश में क्या कर रहे हैं? आरएसएस तो सबसे बड़ा विभाजन का काम कर रही है। आप जाइए देखिए, जो इनके संघ के लोग होते हैं, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे, क्यों ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं, क्यों लोगों के, दूसरे धर्मों के खिलाफ लोग जो है लोगों के मनों में कहीं ना कहीं ये बैर भाव डालते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन सर मोहन भागवत ने तो ये कह दिया है कि इस देश में जो मुस्लिम हैं वो इस देश के ही हैं। वो तो कहते ही हैं, वो कहाँ डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। और आरएसएस ने बहुत ऐसी जगह है जहां पर आरएसएस ने इस देश के लिए या इस देश के लोगों के लिए काम किया है। कोरोना हो या फिर मोरबी में हादसा हो, वहां पर आरएसएस के ही कार्यकर्ताओं ने मदद की थी ना सर। देखिए आरएसएस का इतिहास क्या है। ये अपने आप को देशभक्त संगठन बताने का प्रयास करते हैं। 50 साल तक इन्हीं देशभक्त संगठन ने अपने आरएसएस मुख्यालय पे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया, उससे इतना बैर रखा, तो इनकी मंशा वहीं स्पष्ट हो जाती हो। तो जब कांग्रेस ने बार बार मुद्दा उठाया तो जाके अब लगाया है। देशभक्ति का बात किया जाए तो आज़ादी से पहले का ये संगठन बना हुआ है। क्या योगदान था इनका आज़ादी में? कोई एक नेता बता दीजिए जिनका आज़ादी में योगदान रहा और जिनका नाम आता है आज़ादी में योगदान में। नाथूराम गोडसे इनके जैसे थे। ये आज स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी कि ये नाथूराम गोडसे के विरोध में है, नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं, बापू के हत्यारे के। सावरकर जी का नाम आता है। सावरकर जी का इतिहास गवाह है, इतिहास में दर्ज है कि एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए। जिन्होंने कहा है कि जो गांधी जी की जो मूवमेंट थी, ये भारत अंग्रेजों छोड़ो वाली जो मूवमेंट थी, कि मैं उसके विरोध में हूँ। उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं युवाओं को कि इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। उनको ये वीर मानते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। तो इस तरह के हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, सरदार पटेल जी रहे, या सुभाष चंद्र बोस जी रहे, हमारे लिए तो वो आइडियल थे, इनके लिए ये आइडियल हैं। और ये कहते हैं कि हमारा ये योगदान था। तो ऐसा योगदान से अगर इन्होंने इतिहास को बदलने का प्रयास करना, तो कांग्रेस इस चीज़ के लिए करने नहीं देगी। और यही सब उद्देश्यों को लेकर के राहुल जी जो ज़मीन गली गली चल रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा अभियान जिसका ये कुछ भी कहें,
आज विश्व मान रहा है उसको, देश नहीं मान रहा है। देश तो मान ही रहा है, साथ साथ विश्व के लोग मान रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका यात्रा का नाम शामिल होने जा रहा है। तो सोचिए ये कितना भी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच डाइल्यूट नहीं। 2024 में क्या हाल होगा? क्या प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि तमाम जहां जहां गए हैं तमाम राजनीतिक दल इनसे जुड़ते रहे हैं, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे। अब तो कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो वहां पर महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ जुड़ेंगी। तो विपक्ष के लिए बड़ा चेहरा इस बार राहुल गांधी हो सकते हैं, ये माना जाए या नहीं? देखिए, तो समय तय करेगा। और कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़े चेहरे के रूप में राहुल गांधी जी अनडाउटेडली हैं। और कांग्रेस विपक्ष में अगर देखा जाए तो देश में आज भी सबसे बड़ा संगठन है, जिसका पूरे देश में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर बूथ पर संगठन मौजूद है। और 24 के चुनाव की आपने बात की, तो देखिए निश्चित तौर पे राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव है, राष्ट्रीय दलों का चुनाव होगा। और क्षेत्रीय दल, उसमें जो समान विचारधारा वाले जल, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, न केवल इस यात्रा में और आगे भी, अगर जो समान कांग्रेस के समान विचारधारा वाले दल, जो ये सांप्रदायिकता ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले दल, जो भी इस मुहिम में हमारा साथ आना चाहेंगे, उनका खुले मन से हमारे पास स्वागत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चल रही है। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा समाप्त होगी। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन अनुज अत्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक वाकई में एक सफल यात्रा है। और जिस तरीके से इन्होंने सफल यात्रा बताया है, बीजेपी हालांकि बार बार इसे असफल यात्रा कह रही है कि जब पार्टी नहीं जुड़ रही है तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जब निकलेंगे इधर से, जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, उस वक्त वहां की स्थिति क्या होती है, वहां क्या चीजें नई निकलकर सामने आती है, और भारत जोड़ो यात्रा से और क्या नई बातें निकलकर सामने आएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।